हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांत फ्रॉम रिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पीसीए का इन्वेस्टिगेशन कि कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है इन ऑफेंसेस की। देखिए, अगर कोई पीसीए में अलेज्ड होता है यानी कि अक्यूज्ड होता है, ठीक है, तो उसका अगर कोई दिल्ली पुलिस में है, ठीक है, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, तो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर यानी कि 3 स्टार से नीचे वाला इंस्पेक्टर रैंक का जो होगा वो तो कर ही नहीं सकता, यानी कि 2 स्टार 1 स्टार वाले तो इस केस को ट्रायल ही नहीं कर सकते। ठीक है, फिर दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया किस जगह को डिक्लेयर करा जाता है जब 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन होती है, ठीक है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, ठीक है, ऐसी कोई जगह आपका है तो वहां पर एसीपी रैंक का कर सकता है। ठीक है, एसीपी के कितने स्टार्स होते हैं? 3 स्टार्स होते हैं, पर इसकी पहचान होती है कि जो 3 स्टार्स के पास पट्टी लगी होती है, एसीपी के उसमें पट्टी नहीं लगी होती। ठीक है, और अगर कोई एल्सवेयर है, कोई इनसे हटकर जगह है, ठीक है, तो वहां पर डीएसपी, ठीक है, डीएसपी भी और एसीपी सेम पोजीशन होती है। ठीक है, वहां पर बस मेट्रोपॉलिटन एरियाज में वहां असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बोला जाता है, और आपका जो वैसे यूपी और कैसी जगह हो गई जहाँ कमिश्नरेट नहीं चलता लेवल, वहाँ एल्सवेयर में डीएसपी कहा जाता है उनको। ठीक है, कहीं कहीं पर एसीपी को सीओ भी कहा जाता है, सर्कुलर ऑफिसर भी कहा जाता है। शेल ऑल शेल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस पनिशेबल विदाउट द ऑर्डर ऑफ एमएम, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बिना ऑर्डर के करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो वैसे भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी की परमिशन भी नहीं लेना पड़ता है अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, जज वज की। प्रोवाइडेड दैट इफ अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ऑथराइज, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने, वहां की स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मान लो अगर किसी भी यूपी में वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या रखा कि नहीं यार, आपका अगर यूपी की बात है तो कौन सी वाली जगह लगेगी, आपका यूपी की बात है तो आपका यहाँ पर डीएसपी वाली बात लगेगी। ठीक है, तो डीएसपी रैंक का नहीं करेगा, 2 स्टार वाला करेगा। तो वहां की अगर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या रखा है तो वो भी 2 स्टार वाला भी कर सकता है। ये प्रोवाइडेड डाटा यानी कि बट। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका प्रोवाइडेड डेट फर्दर, यानी कि बट दूसरा, यहाँ पर दूसरा प्रोवाइडेड डेट दे रखा है कि अगर कोई अक्यूज है वो 13(1)(b) में जिम्मेदार होता है ऑफेंस का। ठीक है, 13 की बात करता है मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट किसका? पब्लिक सर्वेंट का मिसकंडक्ट, यानी कि अपनी आय से ज्यादा का पाया जाता है, किसी के पास इनकम पाई जाती है, उसे इस सेक्शन के इस सब क्लॉज में लाइबल कहा जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि अगर दिल्ली में बोला जाए तो उसे कहा जाता है आपका डीसीपी। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दोनों एक ही बात है, अलग अलग लेवल नाम से जाने जाते हैं। डीसीपी आपका कमिश्नरेट लेवल पे चलता है, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपका यूपी यूपी ऐसी जगहों पे चलते हैं। तो दोनों की सेम रैंक होती है और आपका ये गिने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई 13(1)(b) में अगर लाइबल पाया जाता है तो उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, और उसके लेवल नॉट बिलो द रैंक, सॉरी, मतलब यानी कि वहां पर परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, यहाँ पर जो रैंक होगी वो एसपी करेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं ही हूँ, मेरे पे 13(1)(b) का, यानी कि अपनी इनकम से ज्यादा का सोर्स पाया गया मेरे से। ठीक है, जैसे 50,000 मेरी सैलरी है और 18 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे से पाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एसपी करेगा। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एसपी। अगर कोई किसी पे 13(1)(b) लगता है तो। अब बात करते हैं 17(a) की। 17(a) को ये ऐसे समझिए कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, या अदर अथॉरिटीज में अभी हम यूपीएससी लेंगे। ठीक है, अगर इनका कोई एम्प्लॉय करप्शन करता है, ठीक है, तो उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, या उसकी। जैसे मान लीजिए कोई डीसीपी है, डीसीपी अगर आपका किसी ऑफेंस में पकड़ा गया, ठीक है, करप्शन करते हुए पकड़ा गया, हालांकि ऑन द स्पॉट नहीं पकड़ा गया अभी यहाँ पर, तो उसको यूपीएससी से परमिशन लेनी पड़ेगी, देन वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। बट यहाँ पर भी प्रोवाइडेड डेट 1 और 2 है। प्रोवाइडेड 1 क्या कहता है कि अगर ऑन द स्पॉट पकड़ा गया, ठीक है, ऑन द स्पॉट अगर कोई पकड़ा गया तो कोई भी प्रायर परमिशन इन्वेस्टिगेशन के लिए लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि मान लो अगर मैं ही हूँ, चाहे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, या अदर अथॉरिटीज का हूँ, आरबीआई बैंक का या किसी भी अथॉरिटी का हूँ, ठीक है, सरकारी अथॉरिटी का एम्प्लॉय हूँ, और मैं ऑन द स्पॉट पकड़ा गया, तो कोई प्रायर परमिशन नहीं लगेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये 17(a) इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, और सेक्शन 19 आपका ट्रायल की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटीज की। बट अगर ऑन द स्पॉट पकड़ा गया तो नो प्रायर परमिशन। और यहाँ पर एक और प्रोवाइडेड है, अगर कोई भी प्रायर परमिशन लेनी है और अगर वो डिपार्टमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, या अदर अथॉरिटीज हो गई,
वो कितने टाइम तक के लिए कर सकती है, सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें जवाब देना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। और अगर 3 महीने का में अगर एक टाइम बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बढ़ सकता है, और इस 1 महीने को बढ़ाने के लिए आपका रिकॉर्डिंग में रीज़न देना पड़ेगा कि 1 महीना क्यों बढ़ाया गया। जैसे कि अगर कोई एक मूवी आई थी, मेरी शादी में ज़रूर आना, उसमें जो सब रजिस्ट्रार थी, वो करप्शन के चार्जेस लगे थे उसके ऊपर, ठीक है? तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कितने महीने तक रुकी थी? 3 महीने तक रुकी थी, और 1 महीना एक्सटेंडेड वर्ज़न। इसमें वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी करे या कुछ करे, वो उनकी प्रायर परमिशन है। तो इन्वेस्टिगेशन आपकी 3 महीने आपका मैक्सिमम है, और अगर 1 महीना और आगे बढ़ाना है तो रिकॉर्डिंग में रीज़न देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 18A की, 18 की बात करते हैं। 18 में ये लिखा है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो आपका बैंक से, मान लीजिए मेरे, अगर मैं अक्यूज्ड हूँ, ठीक है, मेरी बैंक की डिटेल्स लेनी है, तो मेरी बैंक की डिटेल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। इस 18 में ये पूरी पावर देता है। बट यहाँ ये लिखा है, प्रोवाइड नो पावर अंडर दिस सेक्शन अकाउंट ऑफ एनी पर्सन शैल बी आउटसाइड द बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट। पर यहाँ पर किसकी परमिशन लगेगी? एसपी की परमिशन लगेगी। यानी कि मान लीजिए कोई केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ठीक है, वो मेरी अकाउंट की डिटेल्स लेना पड़ेगा, तो उसे, उस ऑफिसर को अपने एसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी, और एसपी खुद कर रहा है इन्वेस्टिगेशन 13(1)(b) में, तो एसपी तो खुद ही कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी? एसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी, अबव द रैंक ऑफ एसपी की, ठीक है। तो अगर मेरे बैंक की डिटेल्स मंगवानी है तो। अब बात करते हैं 18A की। 18A ये कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल अगर किसी की प्रॉपर्टी को फॉरफिट करना है, ठीक है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट भी कर सकता है, और डिस्ट्रिक्ट जज वैसे ही कर सकता है, एक स्पेशल जज के सेम पावर है ये डिस्ट्रिक्ट जज की, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी को फॉरफिट करना है, अकाउंट फ्रीज करने हैं, या प्रॉपर्टी जब्त करनी है जो पकड़ी गई प्रॉपर्टीज की इसकी आय से ज़्यादा की इनकम है। जैसे मान लीजिए मेरी आय थी 50,000 रुपये, और इनकम थी मेरी मेरी जो प्रॉपर्टी पाई गई 18 करोड़ की पाई गई, जिसमें मैंने बहुत सारे खेत खलिहान खरीद रखे थे। तो ये जो प्रॉपर्टी को जब्त करना है, ठीक है, या मेरे अकाउंट को फ्रीज करना है, तो वो भी आपका स्पेशल जज भी कर सकता है, ठीक है, और उसको सेम पावर होगी जैसे डिस्ट्रिक्ट जज को पावर होती है। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या कहता है कि अगर देखिए, पहले हमने 17 में पढ़ा था कि इन्वेस्टिगेशन, 17A में पढ़ा था हमने, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। अब केस चलाने के लिए परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? तो यहाँ पर लिखा है कि नो कोर्ट, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। पहले कॉग्निजेंस का मतलब जानते हैं, यानी कि नॉलेज में नहीं ले सकता, यानी कि अपने कोर्ट को केस को ट्रायल नहीं कर सकता। पहले क्या करना पड़ेगा? प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से। पर कौन से केसेस में? हर केस में नहीं लिखा है यहाँ पर लिखा है 7, 11, 13, 15। और अगर आप इन ऑफेंसेस में सब में एक कॉमन चीज देखेंगे, ये पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है। पर जैसे अगर हम बात करें आपका 7A की बात करें, आपका सेक्शन 8 की बात करें, 9 की बात करें, 10 की बात करें, 12 या 14 की बात करें, इसमें पब्लिक सर्वेंट नहीं, यहाँ पर एजेंट, जैसे 7A तो बात करता है एजेंट ने करा है, ठीक है। 8 ने, अगर आपने घूस दी है तो आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो, ठीक है। ऐसे ऑफेंसेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर प्रायर परमिशन लेनी नहीं पड़ती, ठीक है। 7A हो गया, आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, इनमें प्रायर परमिशन नहीं लेनी पड़ती। प्रायर परमिशन किसकी लेनी कौन से केसेस में ले रखी होती है? इन सेक्शनों में, इस एक्ट के, ठीक है। अब किसकी प्रायर परमिशन की बात करी गई है? अगर मान लीजिए जो अक्यूज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। अगर अक्यूज स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो उनकी लेनी पड़ेगी। और अगर वो यूपीएससी या किसी आरबीआई का या कोई अदर अथॉरिटीज का है तो उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो अपॉइंट करेगा वही आपको रिमूव कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा। जो आपको अपॉइंट करता है, ठीक है, वही आपको रिमूव करता है। इसलिए जैसे आईएएस और आईपीएस होते हैं, ठीक है, इनको आईपीएस को रिमूव कौन कर सकता है? आपका यूपीएससी ही रिमूव कर सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट भी वही करती है, जो अपॉइंट करेगा वही रिमूव करेगा, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोवाइडेड डेट की। यहाँ पर भी कुछ आपके दे रखे हैं। अब ये सैंक्शन का मतलब क्या होता है? सैंक्शन का मतलब होता है परमिशन, ठीक है। केस चलाने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन आपका 3 महीने में देनी पड़ेगी उन गवर्नमेंट एजेंसीज को। और अगर 3 महीने से ज्यादा का टाइम करना तो 1 महीने का और ऐड कर सकते हैं, विद रिकॉर्डिंग रीजन कि आपने 1 महीना क्यों बढ़ाया। अब यहाँ पर बात करें, प्रोवाइडेड नो रिक्वेस्ट कैन बी मेड बाय अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर। यहाँ पर क्या करेगा कि कोई कौन लेगा रिक्वेस्ट? कौन लेगा? पुलिस ऑफिसर ही लेगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के साथ। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब जिसका वो एक्यूज है, ठीक है, प्रीवियस सेंशन की, और कॉग्निजेंस बाय द कोर्ट।
कि कोर्ट क्यों मतलब यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, पुलिस ऑफिसर होगा जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जैसे ये मान लीजिए आईओ है किसी केस का, ठीक है? अगर दिल्ली में है तो कौन से रैंक होना चाहिए? इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए। और अगर मेट्रोपॉलिटन का है तो एसीपी रैंक का होना चाहिए। और अगर वो 13(1)(b) में है तो एसपी रैंक का होना चाहिए, ठीक है? हमने पढ़ा था ना उसमें। तो इनमें अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो कौन लेगा परमिशन, कौन लेगा ट्रायल के लिए भी? आपका वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लेगा। बट यहाँ पर भी आपका एक कैच दे रखा है, अगर मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैंने क्या करा, कोर्ट में केस फाइल कर दिया अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी कंप्लेंट केस, ठीक है, और मेरी जो कंप्लेंट केस है वो 203 में डिसमिस नहीं हुई, ठीक है, डिसमिस नहीं हुई अभी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कॉग्निजेंस कौन ले सकता है? या तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या अदर अथॉरिटीज को कि आप इन्हें सेंक्शन दीजिए क्योंकि इन पे हमें अक्यूज पे केस चलाना है, ठीक है। या तो वो कोर्ट कह सकती है कि आप जाके सेंक्शन लेकर आओ इनसे, ठीक है, तो दोनों कर सकती है, फिर वो पुलिस वाले का रोल खत्म हो जाएगा। इसे एक बार दोबारा समझते हैं, थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा कि जैसे मान लीजिए मेरे से किसी एक पुलिस ऑफिसर ने पैसे की डिमांड करी, ठीक है, अब ट्रायल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और वो पुलिस ऑफिसर था दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस का था तो यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आया। अब यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर ने मेरे से पैसे की डिमांड करी, अब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मैं क्या करता हूँ, मैजिस्ट्रेट के यहाँ पर केस फाइल कर देता हूँ अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी के। अब यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट मेरी केस को सुन रहा होगा वो भी मजबूर है क्योंकि वो तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करेगा कि आप इन्हें अप्रूवल दीजिए, परमिशन दीजिए, सेंक्शन दीजिए केस चलाने का, ठीक है। या तो वो खुद डायरेक्ट करेगा मैजिस्ट्रेट सेंट्रल गवर्नमेंट को, या मुझसे कहेगा कि आप लेकर आओ, ठीक है, उसमें ऑर्डर में लिखवा देगा कि आप परमिशन दो। अब यहाँ पर भी क्या है कि वो जो सेंक्शन है कितने महीने तक रुक सकता है? 3 महीने के अंदर अंदर देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या अदर अथॉरिटीज को, ठीक है। अदर अथॉरिटीज में आपका यूपीएससी एंड ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा का टाइम है, बढ़ाना है, ठीक है, आपका 1 महीने का टाइम और ज्यादा बढ़ा सकती है, 1 महीने का टाइम और ज्यादा बढ़ा सकती है, पर रिकॉर्डिंग रीजन देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड आल्सो दैट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आल्सो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल आफ्टर द रिसिप्ट, और उनको सुना जाएगा, यानी कि जो गवर्नमेंट के वो एजेंसी का कर रहे होंगे 3 महीने के अंदर, उन गवर्नमेंट में सुना जाएगा। प्रोवाइड आल्सो दैट 1 महीने का वाली बात यहाँ पर आ गई, 3 महीने की यहाँ पर बात है, और 1 महीने को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रोवाइडेड आल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर द पर्पस ऑफ सेंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर द पब्लिक सर्वेंट प्रिस्क्राइब द गाइडलाइंस एंड कंसिडर नेसेसरी, मतलब नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएंगे। अब यहाँ पर बात करी गई है कि पब्लिक सर्वेंट कौन माना गया, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट वो माना गया जो उस ऑफिस को होल्ड करता होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द विच ऑफेंस, जब ऑफेंस हुआ। जैसे मान लीजिए अगर कोई SC ST OBC ऑफिस होता है, ठीक है, मिनोरिटी ऑफिस जिसे होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो उस ऑफिस को मैं अगर होल्ड करता हूँ तो वो ऑफिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर माना गया, ठीक है। या इसमें सिंपल से यही बता रखा है कि कौन ऑफिस होल्ड करेगा। और अगर यहाँ पर अगर डाउट ये आ जाता है, डाउट आ जाता है कि वो ऑफिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, अगर ऐसा डाउट क्रिएट होता है तो ये माना जाएगा जो अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, तो जो अपॉइंट कर सकता है वही, और वही रिमूव कर, जो अपॉइंट करता है वही रिमूव करता है, और जो अपॉइंट और रिमूव कर सकता है वही सेंक्शन देगा केस चलाने के लिए, ठीक है। अब सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 ये कह रहा है कि आपका अगर मान लीजिए कोई भी अप्रूवल लेते हुए यानी कि सेंक्शन में कोई भी आपका फॉल्टी चीज आ जाती है, जैसे मान लीजिए उस परमिशन में कोई फॉल्टी चीज आ गई, ठीक है, तो उसके लिए आपका केस को रोका नहीं जाएगा, कोई भी स्टे नहीं लगाया जाएगा उन केसेस पे, कि इस बेस पर कि मान लीजिए कोई वकील साहब अगर केस पे स्टे लगाने के लिए कहते हैं कि इसमें परमिशन में कोई दिक्कत थी, ठीक है, और जो परमिशन लिए उसमें कोई फॉल्टनेस है कि ये नहीं गवर्नमेंट ने लिया था, ये वाला गवर्नमेंट ने, या कुछ ऐसा गवर्नमेंट के अलावा और भी कोई चक्कर है जिसकी वजह से कोई प्रोसीडिंग्स पे स्टे नहीं लगेगी परमिशन के बिना, परमिशन की वजह से, ठीक है, परमिशन की वजह से कोई भी आपका प्रोसीडिंग पे स्टे नहीं लगेगा, प्रोसीडिंग नहीं रुकेगी अगर एक बार परमिशन मिल गई तो, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है नो कोर्ट शेल स्टे प्रोसीडिंग, कोई कोर्ट पे आपका प्रोसीडिंग पे स्टे नहीं लगाएगी इस बेस पे कि यहाँ पर आपका विड्रॉ पे कोई सॉरी यहाँ पर कोई परमिशन लेने में दिक्कत आई है, ठीक है। अब सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि अगर कोई एरर आता है या कुछ आता है तो उसकी अपील भी नहीं जाएगी, यहाँ पर लिखा है कि और भी कोई अपील उसकी इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स की यहाँ कोई अपील नहीं जाएगी। और सेक्शन 4 ये कह रहा है कि अगर कोई फेलियर ऑफ जस्टिस है द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड ऑफ दिस फैक्ट
ऑब्जेक्शन कुड नॉट हैव बीन रेज्ड बाय, अगर मान लीजिए परमिशन के बिना, ठीक है, परमिशन के वजह से जस्टिस में कोई डिलीवर देने में कोई दिक्कत आ रही है, तो जितनी जल्दी हो सके जो परमिशन है, सैंक्शन है, वो ठीक करा जाएगा। ठीक है, ये बात इतना सही कह रहा है। आपको, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।